नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है स्वस्थ जीवन का आरोग्य सेतु। ये स्वस्थ जीवन का आरोग्य सेतु कार्यक्रम पिछले 5 महीने से लगातार चल रहे हैं और हर बार एक नए एक्सपर्ट आकर हमें कुछ नया ज्ञान देकर जाते हैं, हमें नई जानकारियां देते हैं और हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, हम कैसे दवाइयों से बच सकते हैं और कैसे हम बीमार होने से बच सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज जो हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट हैं, वो ना डॉक्टर हैं, ना हेल्थ से रिलेटेड हैं, लेकिन समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनका जो योगदान है वो हम सबके लिए सराहनीय है। हम सबके लिए एक उदाहरण है कि हम समाज में जब रहते हैं तो समाज के लिए कहते हैं कि एक ऋण हमारा समाज के लिए भी होता है और उस ऋण को आप समाज के बीच में रहकर ही चुका सकते हैं। उस ऋण के लिए सविता गुप्ता जी एक एनजीओ चलाती हैं कि समाज के बच्चों को कैसे दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करा जाए। जब वो हार मान जाते हैं या उन्हें कोई अपने आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो उनको एक नया रास्ता दिखाने का काम सविता गुप्ता जी कर रही हैं और अपनी एनजीओ चला रही हैं। सबसे पहले सविता जी, मैं आपका स्वागत करूंगा हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए आपके शो पे। जी, सविता गुप्ता जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अपनी एक एनजीओ चलाती है, री इंक्रिएशन एसोसिएशन एनजीओ, जो पिछले 5 साल से ऐसे बच्चों पर काम कर रही है जो पुअर है, यानी कि गरीब है और अपने आप में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आगे हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे उन बच्चों को या उन महिलाओं को कैसे शिक्षित करती हैं, महिलाओं के लिए कैसे कार्य करा जाता है। इन सभी विषयों पर इस आज के सेशन में हम बातचीत करेंगे। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगा सविता जी कि आपका कैसे मन हुआ कि हमें इस फील्ड में जाना चाहिए, जैसे सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहिए। आपको ये कब एहसास हुआ कि हमें समाज का जो ऋण है, एक हमें ये भी ऋण हमें अदा करना चाहिए? जी सविता जी। देखिए, बचपन में जब मैं छोटी थी तब से मैंने अपने डैड को देखा। वो बहुत ज्यादा दान पुण्य करते रहते थे और बहुत लोगों की मदद करते थे। वो एक रेलवे में ऑफिसर थे, तो उनके अंडर में बहुत सारे लोग आते थे और बहुत पुअर लोग भी आते थे। तो उनको मैंने बचपन से यही देखा है और क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी तो मुझे हमेशा वो इन्वॉल्व रखते थे इन चीजों में। तो बचपन से मेरे अंदर ये था कि लोगों की हेल्प करना मेरी हैबिट बनती चली गई, उनके साथ काम करते करते, उनके साथ में ऐसे ओकेजन्स पे जाते जाते। और धीरे धीरे मेरी आदत जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि मुझे उससे खुशी होने लगी। मुझे लगने लगा कि अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जिए तो वो जीवन होता है। तो आगे जाकर के जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे बच्चों को मैंने, अनगिनत बच्चों को मैंने पढ़ाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, उनको आगे बढ़ाया है और वो इतने ज्यादा कामयाब बने हैं कि आज वो बहुत ऊंची ऊंची पद पे बैठे हुए हैं। और मिलते हैं तो बहुत कदर के साथ मिलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, जब भी आते हैं मिलते हैं तो टीचर्स डे पे बहुत सारे लोग आके विश भी करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में ये सोशल एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा इंक्लाइन होने लगी मैं। फिर जब मैंने देखा कि समाज में औरतों की दशा बहुत बुरी है और खास करके जो लो क्लास की जो विमेन है उनके लिए तो बहुत ही बुरी दशा है। क्योंकि मैं बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ तो वहां पर भी मैंने देखा है कि औरतों के साथ में किस तरह उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उनको समाज में वो अदा नहीं मिलता है। तो फिर ऑफिशियली मैंने अपना एनजीओ खोलने का डिसाइड किया और इसके एनजीओ खोलने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत सारे मैंने आसपास पे देखा कि फीमेल्स जो हैं उनके साथ में अत्याचार होता है। तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए एक बार पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस वाले इस तरह से जवाब देते थे, आप इनके कौन हैं, क्यों आए आप इनके साथ में, आप एनजीओ से हैं, आपको यहाँ आने का कोई हक नहीं है, इनके फैमिली से आएंगे। तो इस तरह की बातें मुझे चुभ गई। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब इसको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जिससे कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, खास करके फीमेल्स की। एनजीओ खोलने का डिसाइड किया और रीइंकार्नेशन एसोसिएशन की स्थापना इस तरह से हुई और बहुत सारे लोगों ने फीमेल्स की, बच्चों की बहुत हेल्प की है
और हेल्थ से रिलेटेड भी हम लोग करते रहते हैं, बहुत काम करते हैं उसमें। विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड करते हैं, स्किल से रिलेटेड करते हैं, और जी हाइजीन से भी रिलेटेड करते जी जी, बिल्कुल डेफिनेटली। और ये दो मुद्दे बहुत आपने जो पकड़े, या जिन विषयों पर आप काम कर रहे हैं, ये बहुत हमारे देश के बहुत वीक मुद्दे हैं। जिन पर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है लोगों को एजुकेट करने की। और दूसरा, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, लोग हम कहते तो हैं लेकिन हम करते नहीं है, या हमें जमीनी स्तर पर इनकी बहुत कमी नजर आती है। तो एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट, ये आपने दो बहुत ऐसे मुद्दे लिए हैं जिन पर काम करते करते भी हम अगर बात करें कि हम उस गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहे हैं जो गड्ढा कभी भरने की उम्मीद भी ना हो, तो आपको हैं। कैसे कभी निराशा नहीं लगती, या कुछ कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं जितना 2 कदम चलती हूँ, हम कहीं ना कहीं फिर 5 कदम पीछे हो जाते हैं, जैसे हम कभी न्यूज देखते हैं, कभी टीवी पर देखते हैं? जी जी। 2 कदम पीछे तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ, समाज की स्थिति देख के बहुत रोना आता है, बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है कि इस तरह के हादसे औरतों के साथ में अब भी हो रहे हैं, जबकि उनको इक्वालिटी कहा जाता है कि उनको इक्वालिटी मिल रही है, और जी लड़कियां हर क्षेत्र में आ रही हैं, हर फील्ड में वो आगे बढ़ रही हैं, अपना हुनर दिखा रही हैं, और लड़कों से अपने आप को बराबर कर रही हैं। लेकिन सचमुच में अगर देखा जाए तो उनको इस तरह का स्टेटस नहीं मिल रहा है। महिलाओं को स्टेटस को महिलाओं का जो स्टेटस है वो रेस करना आजकल बहुत जरूरी है। और मतलब विमेन एम्पावरमेंट जो है वो आजकल की एक मस्ट हो गया है। टुडेस कंडीशन में, आजकल की कंडीशन में अगर देखा जाए तो विमेन एम्पावरमेंट एक मस्ट हो गया है। तो हमारी संस्था का ये मानना है कि हमारे समाज में महिलाओं को उनके हक से रखा जाता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। जी दूसरा ये है कि वो इलिटरेट होती हैं, उनके अंदर शिक्षा का अभाव होता है, जिसकी वजह से वो अपने हक, अपने अधिकारों को पाने से वंचित रह जाती है। तो जी हमारा ये भी मानना है कि औरतें होती हैं, किसी भी सोसाइटी की, कम्युनिटी की फाउंडेशन होती हैं। अगर एक औरत को एम्पावर किया जाता है तो समझ लो कि जी एक फैमिली एम्पावर हो गई, और अगर एक फैमिली एम्पावर हो गई तो इवेंचुअली पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी जो है जी वो भी एम्पावर। तो इसलिए तो नहीं, लेकिन हाँ, बहुत कुछ है इसमें एक्सप्लोर करने के लिए। और एजुकेशन से रिलेटेड मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हमारे यहाँ पर एक एजुकेशन जो होती है वो एक ऐसा दिया होता है जो ना केवल आपके जीवन को उजाला देता है, बल्कि जी पूरे समाज को उसका उजाला देता है। तो जी जी टीच वन की पद्धति अपनानी चाहिए एटलीस्ट, ताकि अगर एक बंदा एक बंदे को पढ़ाएगा, एक बच्चे को पढ़ाएगा, तो ये जो हमारे देश में अनएजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन ये खत्म हो जाएगी, बहुत हद तक खत्म हो सकती है। जी। और सभी दर्शकों को मैं बता दूं, ये कार्यक्रम हमारा फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव है, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस समय काफी संख्या में है। तो अगर आप भी कोई क्वेश्चन करना चाहें सविता जी से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम इस सेशन के लास्ट में उन सभी सवालों को लेंगे और उन सभी सवालों का जवाब सविता जी से पूछेंगे। और सविता जी, लेकिन कई बार मैंने देखा कि जब हम सामाजिक कार्य कर रहे होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। तो कभी ऐसा महसूस हुआ आपको कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल, ये आपकी जो सोशल लाइफ है, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है? देखिए, जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको वक्त तो देना ही पड़ता है, बिना वक्त के तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको बैलेंस बनाना पड़ता है अपने पर्सनल लाइफ और आपको ये सोशल एक्टिविटीज के बीच में आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि जब विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आप काम करते हैं तो आपको कभी भी कोई कॉल आ जाती है कि कोई महिलाओं जी को सताया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं उनको जला दिया जाता है, या उनको हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो आपको उसी समय उनके हेल्प के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप ये सोचेंगे कि आपको अपने घर का और ये सब बैलेंस तो आपको बना के ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये, और समाज सेवा का जो काम है ये आपके दिल से होता है, आप जबरदस्ती इस काम को किसी से भी नहीं करवा सकते और ना ही खुद कर सकते हैं। जी तो हाँ, ये है कि थोड़ा सा तो होता ही है, लेकिन अगर आप तालमेल बना के चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है इसमें। जी। बहुत जरूरी है, क्योंकि तालमेल बनाकर ही ये सारे काम होते हैं। ठीक कहा आपने। तो आपके पास इस संस्था में कैसे कैसे केसेस आते हैं, कैसी कैसी शिकायतें, अगर आपके पास, अगर मैं बात करूं, ताकि सभी दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं इस समय पर, और लगभग अगर मैं बात करूं, इस कार्यक्रम को पूरे देश के हर स्टेट से लोग देखते हैं। जी। तो
आपकी बात, आपकी सहायता उन लोगों तक पहुंचे। तो कैसे केसेस आप डील करती हैं, कैसे केसेस की शिकायत आपके पास आती है? बहुत ज्यादा तो हमारे पास में डोमेस्टिक वायलेंस के ही केसेस आते हैं और जी बहुत अजीब तरह के केसेस आते हैं जिसको आप सुन करके भी सन रह जाएंगे कि इस जहां पर हमारा समाज इतना आगे बढ़ रहा है वहां औरतों के जी साथ में किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो वो केसेस आते हैं हमारे पास में जिसमें औरतों को इस कदर सताया जाता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे उनके साथ में डील किया जाए। और जो उनके सताने वाले उनके इन लॉज होते हैं, उनके हस्बैंड होते हैं, वो इतने एडामेंट होते हैं कि वो किसी भी तरह से चेंज करने को अपने आप को तैयार ही नहीं होते हैं। कई बारी तो जी आपके केसेस बहुत इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं, आपके समझाने से ही हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उनको इस तरह से डील करना क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी सेंसिटिव होते ही नहीं है। वो लोग इस तरह की हद तक जा चुके होते हैं, ड्रिंक करते हैं और अपनी मतलब घर में इनकम नहीं देना, औरतों को सताना, ये सब चीजें उनकी एक आदत बन जाती है। मारपीट तो एक जनरल चीज है। तो इस तरह की आते हैं हमारे पास में, तो हम उनको यही करते हैं कि उनको हम पुलिस की हेल्प भी दिलवाते हैं, उनको हम लॉयर्स की भी हेल्प दिलवाते हैं। जिस तरह से केस होता है उसी तरह से हम उनको डील करने की कोशिश करते हैं। उनको उनके पेरेंट्स को भी समझाते हैं, उनके इन लॉज को भी जाके समझाते हैं। और पेरेंट्स को तो हम यही कहते हैं कि आप अपनी बेटियों को कभी भी बोझ ना समझें। अपनी बेटियों को ये ना कहें कि आप पराई हो गई हैं, आपका पराया घर है। मैं तो यही कहूंगी, हर पेरेंट्स को ये कहना चाहिए कि आपके 2 घर हैं, आप इस मायके में तो अपने घर की परी हैं, अपने घर की क्या कहना चाहिए कि बेटी हैं, लेकिन वहां के लिए आप पूरी मालकिन है, 2 घर हैं आपके, आपके लिए घर हमेशा खुला है। मैं तो ये कहूंगी कि बेटियों को हमेशा कंधा देना चाहिए ताकि वो आपके कंधे पे आके रो सके, आपको अपनी बात बता, बजाय इसके कि आप उसके मौत पे उसके लाश को कंधा दें, उसकी बजाय आप अपनी जी बेटियों को सहारा दें, सपोर्ट करें और उसकी बात सुने। कई बारी तो बेटियां अपने माँ बाप तक पहुंचती ही नहीं है, बता ही नहीं पाती हैं कि जी क्या हुआ है उनके साथ में। और वो जी जो लोअर क्लास होते हैं वो तो शोर मचा करके अपनी बात को जाहिर कर देते हैं। आज पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, फिर कल एक हो जाते हैं। जो मिडिल क्लास है या अपर क्लास है उनके साथ जब ये होता है तो ऐसी फीमेल्स जो है पुलिस के पास जाने से बहुत डरती हैं, बहुत जी डरती हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमारे फादर की, हमारे इन लॉज की इज्जत खराब हो जाएगी। वो सामने ही नहीं आना चाहती हैं, वो बात ही नहीं करना चाहती है इससे रिलेटेड, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि पेरेंट्स कहेंगे कि तुम अपने घर को नहीं संभाल पा रही हो, हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम वहीं रहो, अब तुम वहीं का देखभाल करो। तो ये सब नहीं होना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको अवेयर कराना चाहिए कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के हम लोग बहुत अवेयरनेस कैंप्स वगैरह लगाते हैं और बहुत सारे अवेयरनेस जगाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपको किस तरह से इस मामलों में डील करना चाहिए और हम पूरी हेल्प देते हैं उनको। और विमेन्स जी को हम लोग बोलते हैं अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम बहुत सारी वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं उनको और उनको वर्कशॉप्स लगाते हैं, उनको उनके हक के बारे में बताते हैं, उनको उनके हेल्थ के बारे में बताते हैं, जेंडर में जो एक इक्वालिटी नहीं है उसके बारे में हम उनको बताते हैं कि आपके क्या राइट्स हैं, आपको किस तरह से डील करना चाहिए, आपको किस तरह से समाज में सर उठा के जीना। उनको हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे हम कैंप लगाते हैं उनके लिए, क्योंकि लोअर क्लास वाली फीमेल्स हैं उनके लिए तो हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। उन लोगों के पास यही होता है कि हर साल एक नया बच्चा हो रहा होता है, उनको 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 किसी भी तरह की कोई मतलब हेल्थ से बिल्कुल वो अपनी देखभाल नहीं करते हेल्थ से रिलेटेड। तो उनको हम इन चीजों के बारे में बताते हैं, अवेयर कराते हैं, उनको थोड़ी सेविंग हैबिट्स भी सिखाते हैं, इंटरलोनिंग सिखाते हैं उनको कि कैसे पैसे बचाने हैं, एक सेल्फ कम्युनिटी बना लेते हैं हम उनकी ग्रुप बनाते हैं जी जी अ, जिसमें वो थोड़ी छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे आज मेरे यहाँ पे बीमारी है या मेरे को जरूरत है या कुछ काम है तो मैं उनसे पैसे उधार लेके अपना काम पूरा कर लूंगी और फिर वो उसको बाद में मैं जमा कर दूंगी जब मैं जाने लायक हो जाऊंगी। इस तरह जी से उनको हम सब सिखाते हैं और बैंक अकाउंट्स खोलना, बहुत सारे लोन्स की उसके बारे में बताते हैं ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। जी जी। जैसे आपने कहा कि एजुकेशन के पार्ट पर भी काम करते हैं, तो एजुकेशन जी के पार्ट पर हम जैसे आपकी संस्था जो है वो कैसे कार्य करती है, उन लोगों को कैसे एजुकेट करती है? अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करते हैं या कुछ
आपने भी कुछ इस तरीके के इंस्टीट्यूट का कुछ ऐसा व्यवस्था की है? नहीं, हम एक्चुअली जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ये लोअर क्लास के लिए प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास और अपर क्लास के तो बच्चे जा ही रहे हैं स्कूल्स में। जी। तो लोअर क्लास में जो बच्चे जो पेरेंट्स हैं जो मजदूरी करने जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ जाते हैं, उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो हम ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम एक ऐसी हमने संस्था खोल रखी है, ऐसी जगह खोल रखी है जहां पर वो अपने बच्चों को हमारे पास में छोड़ के जाते हैं और हम जी। उनके बच्चों की देखभाल करते हैं, और उनका बच्चा जो है, बड़ा वाला बच्चा, वो स्कूल जा सकता है। छोटे बच्चे जो होते हैं, गोद वाले बच्चे जो होते हैं, वो हमने जी। ऐसे रख रखी है, वो मतलब उनकी देखभाल करते हैं उन बच्चों की। जी। बहुत ही कम फीस होती है, कम यानी 50 रुपीज मान के ऐसे करके हम लोग लेते हैं। इसलिए ली जाती है क्योंकि अगर हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में कराते हैं ये सब चीजें, तो उनको इसकी वैल्यू नहीं पता चलती है। जी। लेकिन जब आप उनसे 50 रुपीज या 10 रुपीज भी लेते हो तो उनको जी। वैल्यू पता चलती है और वो उसको रिग्रेसली फॉलो भी करते हैं। वो अपने बच्चे जी। को छोड़ के जाते हैं, बड़ा बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, और उस तरह से हमारे पास में वो बच्चे रहते हैं। हमारी आया वगैरह उनकी देखभाल वगैरह करती हैं अच्छी तरह से। जी। और तो बड़े बच्चे जो स्कूल वगैरह जाना शुरू कर देते हैं। तो फिर जो स्लम एरियाज के जो बच्चे हैं, इनके लिए हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं, वहां जाकर के पढ़वाते हैं हम अपने इन बच्चों को। तो उनको हम एजुकेट करते हैं। जो बच्चे स्कूल जाने लायक हैं उन्हें गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में भी एडमिशन दिलाते हैं। जिन स्कूल में जो ऐसे थोड़े स्कूल्स हैं उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनको एडमिशन दिलाते हैं, बुक्स वगैरह दिलाते हैं उनको, स्कूल बैग्स वगैरह, ड्रेस वगैरह दिलवा प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि वो स्कूल जा सके बिना रोक टोक के, कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। जी। और जी। अनाथ आश्रम के बच्चों को भी हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ गोविंदपुरम में भी हैं और भी अनाथ आश्रम के बच्चे हैं जिनको हम एजुकेशन वगैरह दिलवाते हैं और उनको पढ़ाई के लिए स्कूल वगैरह भेजते हैं। तो लोअर क्लास के बच्चों को हम लोग ज्यादा देते हैं, और इससे क्या होता है कि जब ये चाइल्ड लेबर वगैरह भी रुक जाती है अगर आप उनको एजुकेट करते हैं, और छोटे बच्चों को अगर आप संभालने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो माँ बाप भी इजीली अपनी नौकरी पे जा सकते हैं, अपनी मजदूरी पे जा सकते हैं, उनको टेंशन नहीं होती है, तो बड़े आराम से ही हो जाता है उनका काम। जी। जब भी हम कोई सामाजिक काम करते हैं तो दो चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। एक, हमें आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, आर्थिक आवश्यकता होती है। दूसरी हमें होती है मैन पावर की। तो ये दोनों चीजें, पहले मैन पावर पे कि आप कैसे टीम बनाते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचते हैं, जरूरतमंद तक कैसे पहुंचते हैं, या वो जो जिस व्यक्ति को आपकी आवश्यकता है वो आप तक कैसे पहुंचता है। देखिए, पहुंचने के लिए तो अब हम शायद इतने पॉपुलर तो हो गए हैं कि लोग हमारे तक अपने आप ही आ जाते हैं। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉलंटियर्स की भी हमारे पास में कोई कमी नहीं है, मैन पावर की भी कमी नहीं है। बहुत लोग विलिंगली, बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं ऐसे जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको लगता है कि अपना खाली समय कैसे व्यतीत करें, तो वो इस तरह से आकर के एजुकेशन में हमारी मदद करते हैं। और हम जो भी प्रोग्राम्स करते हैं या अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं, आते हैं, अपना योगदान देते हैं। और तो इस तरह से मैन पावर की तो हमें कमी कभी भी नहीं रहती है। हाँ, हमें जो है मॉनेटरी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो वो हम लोग अपनी पॉकेट शेल करके, अपनी ही सब लोग मिल करके कॉन्ट्री करके जो भी करते हैं वही सब करते हैं हम लोग। तो कभी कभी कोई बिलिंगली किसी बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर देता है, या तो इस तरह से वो भी हेल्प हो जाती है हमारी। कभी कभी बच्चों के स्कूल के लिए फीस दे देते हैं कोई अपने अपनी विलिंगली कि हम इस बच्चे को खुद पढ़ाएंगे, तो वो खुद अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कभी ना नहीं है, आ जाती है हेल्प ऐसे भी कभी, तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है अभी तक। जी। तो मतलब ये सारी चीजें आपने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन करी हुई है, सारी अब चीजें अपडेट करी हुई है। बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि जो लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं, जैसे महिलाओं के साथ घटना घट रही है, तो हम जब जाते हैं उनके पास में, तो लोग ये क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप कौन है, हु आर यू, उस समय पर। और खासतौर से कानूनी तौर पर भी हम उनके कुछ नहीं है, तो उस समय पर ये समस्या आती है जब हम पुलिस के पास जाते हैं या हम परिवार वालों को समझाते हैं। परिवार वाले भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये हमारा घर का मामला है, हमारा पारिवारिक मामला है, आप क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? ये सिचुएशन मेरी 5 साल पहले आती थी, जिसकी वजह से मैंने अपने एनजीओ की स्थापना की। आज मुझे नहीं लगता मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है। जब मैं अपना विजिटिंग कार्ड या अपना मैं कार्ड दिखाती हूँ कि मैं
ओनर एंड चेयरपर्सन ऑफ रीइंकार्नेशन एसोसिएशन हूँ। तो वो लोग बिल्कुल भी बिल्कुल मना नहीं करते हैं, दखल अंदाजी को करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जब उन्हें पता है कि एनजीओ में, मैं ये तो नहीं कहूंगी पावर, लेकिन हाँ कुछ थोड़ी सी पावर तो ऐसी होती है कि लोग जो है थोड़ा सा घबराते हैं कि एनजीओ में चली गई बात, और ये लोग जो है अब हमारे साथ में न्याय करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वो लोग हमारा साथ देते हैं क्योंकि उनको देना ही पड़ता है। एनजीओ को भी इक्वालिटी मिली हुई है, पुलिस वाले जैसे पूरे हक से जाकर के कुछ इंटरफेरेंस कर सकते हैं, तो हाँ अगर ये जायज है तो हमारा इंटरफेरेंस वहां बनता है। आते हैं सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। एक बहुत बड़ा किस्सा है, एक दुबई से एक लड़की को परेशान किया जा रहा था, उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, दुबई में उसकी शादी की थी, तो उन्होंने कांटेक्ट किया, तो हमने बहुत ही टैक्टफुली उसे दिल्ली बुलाया। जब वो दिल्ली आए तब हमने टैक्टफुली उसको हम उसके घर पहुंच गए और वहां जाकर के हमने 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद में उस लड़की को वहां से निकलवाया, उसके ससुराल से, और अपने मायके पहुंचवाया। और बहुत मुश्किल हुई थी और यही सवाल वहां पर भी उठा था, लेकिन जब हमारी एनजीओ की बात आई तो वो लोग मतलब इतना ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सके और हमें रोक नहीं सके, क्योंकि उन्हें पता है कि एनजीओ जब पड़ जाती है और अगर लड़की ने कंप्लेंट की है एनजीओ में और कहा है कि मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ, मुझे फ्री करो यहाँ से, तो हम लोगों का वहां पे आना बनता है। तो आती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ पावर मैंने समझा है अब धीरे धीरे कि हम लोगों के पास में भी वो पावर है कि हम बुराइयों को रोक सकते हैं। मतलब एनजीओ की अगर सही पावर अगर हमें पता हो तो हम एज ए हक और इससे उनके पास जा सकते हैं। मुझे भी ये 1-2 साल पहले ही पता चला था, क्योंकि 2-3 केसेस ऐसे आ गए। पहले मैं समझती थी कि ठीक है हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, ये करनी चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने देखा है कि अगर आप सही हो और सही के साथ दे रहे हो तो आप अपने पूरे हक के साथ में वहां इंटरफेरेंस कर सकते हो। और अगर कंप्लेंट लड़की ने की है या आपके पास में कंप्लेंट आई है माँ बाप की तरफ से कहीं से भी, तो आप पूरे हक के साथ में वहां जाकर के इंटरफेरेंस कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और पूरी हेल्प कर सकते हो। तो ऐसे ही होता है जब अगर धीरे धीरे। एक और किस्सा में मजेदार है, बहुत मजेदार किस्सा है कि मेरे पास में एक लड़की आई थी कंप्लेंट लेकर के कि मेरे साथ में लड़के ने ये किया। तो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट का बात करने से कुछ नहीं होता, कई बार लड़कियां भी थोड़ी चालाकियां कर जाती हैं। जी। तो एक लड़की आई थी, लेकिन जो लड़की थी वो बहुत चालू थी और जो लड़का था वो सही था उसमें। तो जब हमने बैठ के बात की, जब फैमिलीज वगैरह को इकट्ठा मिलके बात करवाई, देखा, तो पता चला कि लड़की जो है वो बंटी एंड बबली टाइप है और वो मतलब बहुत धोखा देती रहती है लोगों को, बहुत कुछ करती रहती है। और तो फिर लड़के के ऊपर दबाव डाल रही थी शादी करने के लिए, जबकि वो पहले से शादीशुदा थी। तो फिर हम लोगों ने बहुत टैक्टफुली ये भी हैंडल किया और लड़के का साथ दे करके जब हमने उसको जब हम गए तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई वो लड़की, और वो हमारी कंप्लेंट करने लगी कि एनजीओ वाले मेरे साथ में अन्याय कर रहे हैं। तो जब हम पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस वाले ने अपनी वही अंदाज में बोला कि आप ऐसे नहीं कर सकते और हम लड़की के पक्ष में हैं और आपने उनसे ये किया है, आपने ऐसे किया है और लड़की को पूरा हक है कि वो शादी करे। तो हमने फिर मतलब बड़े उससे कहा, मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जायज है कि लड़की 2 शादियां कर सकती है या 3 शादियां कर सकती है, उसका मन नहीं लग रहा पहली शादी में तो दूसरी भी कर सकती है वो बिना डिवोर्स लिए, तो आप मुझे रिटर्न में दे दो, ठीक है। मैंने बस अपना फोन पकड़ा हुआ था, तो वो पुलिस वाला एकदम डर गया कि मैं कहीं उसकी वीडियो तो नहीं बना रही हूँ या कुछ इस तरह का। तो वो घबरा गया एकदम से, उसने एकदम से बात पलट ली और फिर बाद में कहने लगा, जब सारी बात सेटल हो गई उसके बाद में मतलब सारी बात हो गई कि ठीक है, नहीं ऐसे नहीं। मैंने कहा तो मुझे बाद में उसने ये भी कहा, तो मुझे तब ज्यादा अपनी पावर का एहसास हुआ। उसने मुझे कहा कि आप मत आना, आपसे तो डर लगता है बहुत ज्यादा एनजीओ वालों से, आप कर तो ये ऐसे किस्से सामने आते हैं जब लगता है कि हाँ अगर आप सही हैं तो पुलिस वाले भी आपके साथ देते हैं जी। लेकिन कई बार ऐसे टेढ़े केस भी फंस जाते हैं जहां वो जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो थोड़ा पावर में स्ट्रांग है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, फिर वहां पर भी कुछ समस्याएं आ जाती हैं। जी, तो दुबई वाला केस ऐसा ही था, मुझे भी धमकी दी गई थी कि हम ये हैं, हम वो हैं। मैंने कहा आप मंत्री भी होंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपके इन्फ्लुएंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक महिला को सता रहे हैं, आप एक बेटी को सता रहे हैं, तो आपको
ये सब नहीं स्टॉप करना पड़ेगा, आपको ये स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप तैयार रहे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। आते हैं ऐसे बहुत सारे किस्से जो अपने दौलत का, अपनी पावर का इन्फ्लुएंस देते हैं और डराते धमकाते भी हैं, क्योंकि ये केसेस सेंसिटिव होते हैं। विमेन एम्पावरमेंट से अगर आप कुछ भी करते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड अगर आप कुछ करते हैं, फिजिकल अब्यूज हो रहा है किसी के साथ में, अगर आप उस लड़की का साथ देते हैं तो बहुत सारे पावर में लोग आकर के आपको धमकाते हैं, और बहुत केसेस ऐसे आए भी हैं मेरे सामने। तो ठीक है, पार्ट ऑफ उनका भी सामना करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, और हम पूरी टीम मिलकर के करते हैं। तो हमारी जो ये महिलाओं को मदद करने वाली जो एक गैंग है, वो हम उनको बोलते हैं पंख दिया है हमने। तो महिलाओं की जो हेल्प करते हैं उस आंदोलन को हमने पंख नाम दिया है। तो हम महिलाओं को पंख करते हैं ताकि वो आराम से उड़ सके। हमारा तो यही मानना है कि महिलाओं को कलियां होती हैं, उन्हें खिलने दिया जाए, अच्छी तरह से खिलने दिया जाए, उन्हें भी मौका दिया जाए, स्वच्छ एनवायरनमेंट दिया जाए जहां वो अच्छी तरह से ब्लूम कर सके, खिल सके। जी 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 बिल्कुल। और जैसा कि आपकी संस्था का भी नाम का मतलब है वो यही है, तो एक बार जो आपने ये संस्था रखी है, इसका नाम और इसका अर्थ और क्या उद्देश्य के साथ में ये रखा था, ये बताइए थोड़ा सा। रीइंकार्नेशन एसोसिएशन है हमारी संस्था का नाम। बहुत सोच समझ के रखा गया था, क्योंकि हमारे पास में आज तक ऐसे ही लोग आए हैं जो बहुत निराश, बहुत निढाल से, और बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल निराश हो गए अपने जीवन से। ऐसे लोग आते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो हम उनके अंदर नई ऊर्जा डालते हैं, उनको नया जीने का तरीका सिखाते हैं। तो जिस तरह से वो, जब उनको नई ऊर्जा उनके अंदर आती है तो पुनर्जन्म सा महसूस होता है उनको, वो एक नया इंसान बन के निकलता है। हमारी शिक्षा से, हमारी अवेयरनेस से, हमारी हेल्प से वो एक नया इंसान बनता है। तो रीइंकार्नेशन का मतलब भी यही है, पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म तो नहीं, लेकिन हाँ एक नया जीवन टाइप का हम देते हैं लोगों को, हमारे टच में आते हैं। तो इसीलिए रीइंकार्नेशन एसोसिएशन है हमारी संस्था का नाम। जी जी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को देखते हैं। आगरा में हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट संजय दक्ष जी हैं, वो भी इस कार्यक्रम को दिख रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि मैडम कि अगर आप जैसे दिल्ली बेस हैं या दूसरे भारत के स्टेट में लोग आपसे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, या वहां पर भी कुछ ऐसी संस्था है? ये हमारा नेशनल लेवल का एनजीओ है। तो जहां पर भी है, हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हर प्रदेश में, हर सिटी में है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ के वॉलंटियर आपको हेल्प कर देंगे। तो हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरी वेबसाइट पे नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक है www.reincarnationassociation.org। तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, info@reincarnationassociation.org, और नंबर हमारे दिए हुए हैं वेबसाइट पे, तो आप वहां से लेकर के हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो हम आपकी सेवा में जरूर हाजिर होंगे। जी, देश भर से जो लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबके लिए जानकारी है कि वेबसाइट बताई है, ईमेल बताया है, और इस कार्यक्रम के बाद में हम आपके चैट बॉक्स में भी ये दोनों जानकारी भेज देंगे। तो आप लोग देश में जहाँ कहीं भी हैं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो कितने लोगों तक अभी तक हम इस संस्था के माध्यम से मदद पहुंचा पाए होंगे? देखिए, गिनती तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में तो कम से कम हजारों होंगे, हजारों जिसे कह सकते हैं। और विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कम से कम मैंने 100 से ऊपर तो महिलाओं की हेल्प की है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। और कम से कम नहीं तो 500-600 महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दे करके पैरों पे खड़ा किया है। वो लोग अपने पैरों पे खड़ा होकर अपना काम कर रहे हैं, और जिनमें विधवाएं भी हैं, जिनमें पुअर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। हम उनको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, जैसे हम उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दे दी, या उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं, या उनको सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग चाहिए। तो इस तरह की चीजें हम उनको सिखाते हैं, और कुकिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो अपना कोई एक स्पेशल चीजों को बनाने का ढाबा सा खोल करके या एक स्टॉल सी खोल करके कमाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें हम उनको सिखा करके पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं। और जापा कोर्स भी कराते हैं, जैसे आजकल की न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जहां पर जो पेरेंट्स, जो न्यू पेरेंट्स हैं, उनके अपने बच्चों की देखभाल के लिए उनको चाहिए होती है टाइम के लिए, स्पेशल पीरियड के लिए उनको चाहिए होती है जो उनके बच्चे की देखभाल कर सके, और जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी भी हेल्प कर सके, उसको खाना उस टाइप का, जब डिलीवरी के बाद में
किस तरह का खाना देना चाहिए, बच्चे की मालिश, ये सब चीजों का उनको कोर्स कराया जाता है, जिससे कि वो उनके यहाँ पर जाकर काम पा सकती हैं और उनके अच्छे पैसा कमा लेती हैं। तो पैंडेमिक में भी हमने बहुत सारे ऐसे जबकि हर जगह पैसों के लिए बहुत परेशान थे लोग, तो हमने मास्क बनवाए हैं और कम तो 100 फैमिलीज में हम 100 फीमेल्स को हमने ऐसे काम दिया है जो मास्क बनाती रही हैं और 5-6 हजार रुपए महीना आराम से कमा करके अपने घर पे अपने रोजी रोटी अपनी कमाती रही हैं। तो इस तरह की हम हेल्प उनको प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी, और स्किल हम उनको देते हैं। गर्ल्स को हम बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं। और आपको बताना चाहूंगी कि मैं बहुत सारी कंपनीज में एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्सपर्ट की तरह पे हायर की गई हूँ। आप पूछना चाहेंगे क्या है, क्योंकि आजकल जो भी कंपनी होती है जहाँ पे फीमेल्स हैं, वहाँ पे फीमेल्स जॉब कर रही हैं, तो एनजीओ की तरफ से किसी को हायर करना होता है, वो भी फीमेल को, जो कि एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्सपर्ट होती हैं। क्योंकि कंपनी में कहीं भी किसी तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, तो इसके लिए बाहर के बंदे को हायर किया जाता है और ये मैंडेट होता है। अच्छा। तो हाँ जी, ये मैंडेट होता है, उनको हायर करना ही पड़ता है, क्योंकि ये बायस ना हो, बाहर का बंदा बायस नहीं होगा। अगर कंप्लेंट लेकर के कोई अपने ही स्टाफ के पास जाए तो हो सकता है वो बायसनेस करे, वो आपको हेल्प ना करे, किसी का पक्ष लेने लगे। तो जब बाहर का कोई बंदा होता है तो नहीं पक्ष लेगा, तो इसलिए ये मैंडेट होता है एनजीओ की तरफ से बंदों को हायर किया जाए, और वो वहां पर जाकर के आपको समय समय पे ट्रेनिंग भी देता है, उनको अवेयर कराना होता है, वहां की फीमेल्स को उनके राइट्स, उनके हक बताने पड़ते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या जी, और उनका फर्स्ट अप्रोच जी। दोनों ही चीजें आप बताइए कि किन कंपनी को, यानी कि सारी कंपनी को, या कंपनी में भी कोई लेवल है कि ये क्राइटेरिया कि इस कंपनी को ही कराना पड़ेगा, कि इतने परसेंटेज उसमें फीमेल होनी चाहिए, ये बताइए। और ये सेक्सुअल हरासमेंट पर जो आप बता रहे कि ये भी बताइए कि इनकी जानकारी कि कौन कौन सी शिकायतें हम कर सकते हैं उसमें। जी, तो जैसे जहां पर भी आपने कंपनी खोली है जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और एक भी फीमेल है, तो आपको किसी ना किसी को हायर करना ही पड़ता है, ये मैंडेट है, गवर्नमेंट का रूल है, तो आपको वहां पे हायर करना ही पड़ता है। तो वहां पर अगर 10 लोग काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में और एक फीमेल है, तब आपको हायर करना पड़ता है, तो ये रूल होता है। और वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी आपका मैनेजर, आपका कोई भी कुलीग है या कोई भी आपको सता रहा है, किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट आपके साथ हो रहा है, क्योंकि वर्क प्लेस पे ऐसी चीजें होती हैं जी, ये सब चीजों से बचने के लिए ये सब की जाती है, एक कमेटी स्टैब्लिश की जाती है वर्क प्लेस के लिए, जहां पर इस तरह की कोई भी घटना ना हो और उसको रोका जाता है। तो पहले तो उसके लिए हमें जाकर के वहां जाके उनको बताना पड़ता है सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, फीमेल्स को हमें बताना होता है। ये हम डिसाइड करते हैं कि पर मंथ का होगा ये विजिट हमारा, जो एनजीओ से होते हैं उनका पर मंथ का विजिट होगा या वीकली होगा, ये डिपेंडिंग ऑन द गैदरिंग, कितने लोग हैं वहां पर ये डिपेंड करता है। तो हम मंथ में एक बार जाते हैं कंपनी में और वहां जाकर के हम उनके साथ में बैठते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं, उनको पूछते हैं किसी तरह की कोई शिकायत तो नहीं है, और उनको हम बताते हैं कि फर्स्ट अप्रोच उनको कहाँ करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, पहले इंटरनल जाना चाहिए, उसके बाद में कैसे हमारे तक पहुंचना चाहिए, अपने नंबर उनको शेयर करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि कैसे आप वो हमारे तक पहुंच सकते हैं अगर कोई उनके साथ में बायसनेस हो रही है और उनके साथ में कुछ गलत हो रहा और ऑफिस वाले उनका रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब जी। और बहुत अच्छा कमेंट हमारे यूट्यूब में एक राजू जी है, उन्होंने लिखा है जो स्क्रीन पे भी आ रहा है। उन्होंने कहा है, मैम उन मजबूर माँ बाप को कहना चाहूंगा कि जो अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाए ताकि वो किसी भी मुसीबत से लड़ सकें और किसी के आगे लाचार और बेबस ना हो। तो ये हमारे ये जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने, आजकल हमारी बेटियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने और अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि उनके साथ में कोई भी कुछ गलत ना हो सके। और हमें सबसे पहले हम अपनी लड़कियों को ही शिक्षा ना दें, मैं तो ये चाहूंगी कि हमारे बेटों को हमें सबसे पहले ये शिक्षा देना चाहिए कि औरतों का सम्मान करना सीखें, बहन बेटियों का इस तरह से करना चाहिए ताकि कोई भी बेटी इस तरह की जो आजकल हादसे हो रहे हैं, इतने रेप केसेस हो रहे हैं, ये सब चीजें ना हो,
ईव टीजिंग होती है, लड़कियां डरती हैं बाहर जाने से। हम लड़कियों को ही क्यों बोलते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, शाम हो गई, आप बाहर नहीं जा सकते, आप लेट नाइट जॉब नहीं कर सकते हो, आप इस टाइम पे नहीं आ सकते हो, उस टाइम पे नहीं जा सकते हो। सारी रोक टोक हम लड़कियों पे क्यों लगाते हैं? हम आज भी जब भी रेप केस होता है तो जब भी आप देखो तो लोग ये, अगर लोगों से पूछा जाए तो लोग हमेशा लड़कियों को ब्लेम देते हैं। उसने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए ऐसा हुआ, वो रात के समय बाहर गई थी इसलिए ऐसा जी हुआ। लड़कियों के साथ ही क्यों? लड़कियों के लिए ही रोक टोक क्यों? हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते हैं कि वो भी आप ही की तरह है, एक इंसान है। लेट नाइट अगर जी उसको ऑफिस से आना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके साथ में रेप कर लिया जाए, या उसको जी बिल्कुल इस तरह से डर डर के जीना चाहिए, उसको एक बॉडीगार्ड चलना चाहिए, घर से कोई ना कोई साथ जाना चाहिए, या उसके साथ हमेशा कोई होना चाहिए उसकी सेफ्टी के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों को खुद सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। लड़कियां भी बराबरी से समाज में घूम सकें, जा सकें, आ जा सकें, उनको बिल्कुल खौफ ना हो समाज में घूमने में, ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कहाँ कमी रह जाती है हमारे लोगों में, और क्या आप कहना चाहेंगे कि मतलब कहाँ कहाँ वीक हैं, कि एजुकेशन में कहीं हमारी कमी है, या कहीं हमारे संस्कारों में कमी रह जाती है, क्या कमी है अभी? हमारा जो समाज है ये जो है ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हम जी बच्चे को बचपन से, लड़के को खास करके लड़के को हम बचपन से लड़कियों की मतलब उसको हम ऊपर रखते हैं हमेशा। घर में जी हमारी बेटी भी होती है या हम बहन होती है तो हम कहते हैं दे दो बेटा दे दो। हम अपनी बेटियों को रोकते हैं कि जी तुम दे दो, इसको मत रोने दो। ये हम शिक्षा जी बचपन से देते हैं। अगर हम बचपन से ये शिक्षा दें कि आप दोनों बराबर हो, मिल के रहो, मिल के खाओ, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा का अभाव तो है ही। जो जी ज्यादातर ये केसेस होते हैं, ये जो रेप केसेस ज्यादातर हो रहे हैं, अब तो खैर बहुत ऊपर लेवल तक भी हो रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो छोटे लोअर लेवल के होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, इन जी लोगों में बहुत ज्यादा ये केसेस होते हैं। तो ये सब चीजें, शिक्षा का अभाव भी है इसमें कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं हम अपने बेटों को ये सिखाना भूल जाते हैं कि औरतों की, माँ बहनों की इज्जत करना सीखो। जी। तो ये हमारे तो लिए बहुत जरूरी एजुकेशन का क्या रोल रह जाता है इस चीज में, कि कई बार हमने ये देखा है कि ऐसे चाहे वो घर परिवार के लोग हों, चाहे वो इसमें अगर जब कोई ऐसे उत्पीड़न होता है तो उसमें एजुकेटेड लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, तो है। उसमें हाँ, एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई, या एजुकेशन में कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा? ये एक मानसिक बीमारी है। इससे एजुकेशन, जो अगर अपर लेवल वाले पढ़े लिखे लोग भी अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि एक मानसिक बीमारी है। इस तरह की हरकत वो करते हैं, वो ये नहीं जानते कि एक लड़की का जिंदगी वो बर्बाद कर रहे हैं, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और उसके बाद में उस लड़की के लिए तो सारा जिंदगी जो है उसको ताने ही मिलते हैं। उसको समाज में ऐसी नजरों से देखा जाता है जैसे कोई छुआछूत की बीमारी लग गई हो। मैं पूछती हूँ, लड़की की क्या गलती है? अगर उसके साथ रेप हुआ है तो उसकी क्या जी गलती है? उसको क्यों इस जी तरह से समाज में नकारा जाता है? उसको क्यों प्रॉपर तरीके से जीने नहीं दिया जाता उसके बाद में? और खुद लड़की, वो खुद अपने आप को ऐसा समझ लेती है जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। उसकी क्या गलती है? अगर उसके साथ जी रेप हुआ है तो उसकी क्या गलती है? तो जी मैं ये कहूंगी सबसे पहले तो कि हमें सबसे पहले एक ही बात सिखानी चाहिए अपने बेटों को कि आपको इज्जत करना चाहिए फीमेल्स की। और मैं फीमेल्स को भी यही कहूंगी कि आप अपनी इज्जत खुद करना सीखें। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी कोई और इज्जत नहीं करेगा। जी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो दुनिया के रेस्पेक्ट से भी सबसे बड़ा चीज है। दुनिया जो रेस्पेक्ट जी आपको देती है उससे बड़ा आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है। अगर आप खुद की रेस्पेक्ट करेंगे तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। जैसे आप खुद को ट्रीट करोगे लोग आपको ट्रीट करेंगे। जी बिल्कुल, तो सही कहा आपने। और ऐसे समय पर ऐसे जिनके साथ ये घटित होते ही घटनाएं, तो काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता पड़ती है, कि जी, उनको समझाना, क्योंकि जितना गहरा शरीर पर घाव नहीं होता, जितना अपना दिमाग पर लग जाता है, तो उस जी। कंडीशन को उनको बाहर लेकर आना ये बहुत बड़ी जरूरत होती है उस समय पर। तो उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? क्या उसके भी कुछ एक्सपर्ट आपने रखे हैं, या आप किस तरीके से उसे देखते हैं? जी, इनके लिए तो काउंसलिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे सेशंस लेना पड़ता है। उनको पहले तो इस चीज़ से बाहर निकालने की, इस ट्रेजेडी से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। उनको बताया जाता है कि भई आपकी गलती नहीं है इसमें, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप इसके लिए गुनहगार नहीं हैं।
जब वो इस नकारात्मक स्थिति से बाहर निकलते हैं, फिर धीरे धीरे उनको हम समाज में घुलना मिलना सिखाते हैं, क्योंकि वो इस तरह से आहत हो जाते हैं, उनके दिमाग में से ये हादसा जाता ही नहीं है कि वो अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो उनके दिमाग में से हमें ये सब चीजें निकालने के लिए बहुत सारी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको सेशंस देने पड़ते हैं, उनको बताना पड़ता है कि उनकी गलती नहीं है। सबसे पहली बात, जब वो इस चीज से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, तब वो जाकर के नॉर्मल लाइफ में आते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह की काउंसलिंग उनको देते हैं और उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में बहुत हेल्प मिलती है। जी, जब आपने शुरुआत करी होगी इस काम को लेकर, तो आपको लग रहा होगा उस समय, तो इतना सोचा भी नहीं होगा कि हम इतना सब कुछ ये हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे इसकी समस्या हमें नजर आती है कि ये काम इतना आसान नहीं जितना हम आसान लेके चले थे इसको, और पता चलता कि ये तो एक वो है कि जहां से शुरुआत करें वहीं हमें लगता है कि ये और बड़ा होता चला जा रहा है, ये काम तो और ज्यादा इसकी समस्याएं होती जा रही हैं। तो ऐसे समय पर फिर कैसे अपने आप को लगता है कि कहीं हम पूरी जिंदगी भी निकल जाए फिर भी ये समस्या ठीक नहीं होने वाली, ऐसा कभी आया मन में ख्याल? बहुत आता है, बहुत आता है। ऐसे जब आप केसेस आपके सामने आते हैं, तो आप हैरान हो जाते हैं कि मतलब आप कहाँ तक आप जाकर के उसको सुधारेंगे। हर घर में और आजकल तो जहाँ पे दोनों फीमेल और मेल दोनों वर्किंग हो गए हैं, तो ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि उसको रोकना ही नामुमकिन होता जा रहा है। आप देखोगे कि इस तरह के हैरेसमेंट होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता आप कैसे उसके साथ डील करो। आप एक चीज को इधर रिजॉल्व करते हो, फिर दूसरी चीज सामने आ जाती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि इसको रिजॉल्व करना तो बहुत मुश्किल है। ये सब चीजें जब जिसकी मानसिकता जैसे बन जाती है, अगर कोई बंदा ड्रिंक कर रहा है या वो मारपीट कर रहा है या उसकी हैबिट बन गई है, वो मेल डोमिनेटिंग है ही, बिल्कुल डोमिनेटिंग उसकी नेचर है, तो वो नहीं सुधरते। जी जी, मेरी आवाज आ रही है सीबी जी, सविता जी? सविता जी, कुछ कनेक्शन या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, नेटवर्क की वजह से शायद उनकी आवाज नहीं आ रही है। सविता जी, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, बहुत अच्छे से हमें बता रही हैं सविता जी, और किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट, और मैंने उनसे बात करी थी। देखिए अगर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार देख लेता हूँ। जी जी जी, कुछ जी। टेक्निकल इश्यूज आ गए जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। तो जैसे मैं कह रही थी कि जब हम ये देखते हैं कि नहीं सुधर सकते हैं, तो हमें उनको यही बताना होता है, लड़कियों को हम ये सिखाते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े होइए, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, ताकि आपको ये सब झेलने की नौबत ही ना आए, आपको ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपको लगता है कि कोई सुधर नहीं पा रहा है या किसी भी तरह से, और पेरेंट्स को भी हम यही शिक्षा देते हैं कि अपनी बेटियों को खुली बाहों के साथ में अपने घर में स्वागत करिए। ये बोझ मत समझिए उनको कि आपने शादी कर दिया तो उसके बाद में आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है। आपको अपनी बेटी को बिल्कुल पनाह देनी चाहिए अगर वो तकलीफ में है, या उसको हेल्प करनी चाहिए, ताकि उसके साथ अत्याचार होने बंद हो। जब एक ससुराल में जब ये पता चलता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, तो अत्याचार बढ़ा देते हैं। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि आपके साथ आपकी फैमिली है, तो ये थोड़ा सा रुक जाता है। इसको रोकने के लिए जरूरी है कि पेरेंट्स भी अपनी बेटी का साथ दें, क्योंकि मेरे पास बहुत केसेस ऐसे आते हैं जो पेरेंट्स बिल्कुल साथ देते ही नहीं है। तो हमें पहले उनके पेरेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ता है कि आप अपनी बेटियों का साथ दें, उनको कंधा दें, कांधा ना दें। ये हमारा एक मोटो है, कंधा कांधा ना दें। तो हम यही शिक्षा देते हैं उनको। लड़कियों को पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, उनको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। जॉब करते हैं तो काफी हद तक ये सब चीजें रोकी जाती हैं। जब आप किसी पर डिपेंडेंट होते हैं तो थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जी, और जब ये काम हम करते हैं तो ये सारा कानूनी तौर पर जो सारा काम होता है, और कानून के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं।
लेकिन कानून के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। जैसे हमने देखा है कि केसेस अगर हम केस के तौर पर लड़ते हैं, अगर हम कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो ये बहुत लंबा खिंचता है। तो इससे कई बार हमें निराशा भी हाथ लगती है कि यार ये बहुत लंबा खिंच रहा है, इतना है। तो इसमें कानून का क्या इसमें रोल रहता है, या हम कभी देखिए, आउट ऑफ उससे बाहर, कानून के बाहर भी इसको समझाने की कोशिश करते हैं, सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं? जब देखिए ये ऐसा होता है कि अगर ये कोर्ट में केस चला गया तो फिर हम लोगों का थोड़ा सा जो रोल है वो डिफरेंट हो जाता है। कोर्ट में जी केस जाने से पहले अगर हमारे पास में केस आता है तो हम अपनी तरह से हैंडल करते हैं, पेरेंट्स को बुला के, सबको बुला के काउंसलिंग करते हैं, बातें करते हैं, दोनों को बैठा के बात करते हैं। कई बारी तो बातों से बात बनती है, बन जाती है, जी बात करने से बात बनती है जैसे कहते हैं। तो बात करने से बात बन जाती है और लड़का समझ जाता है, फैमिली वाले भी समझ जाते हैं। फिर हमारा उनको ये एक कहा जाता है कि हम थोड़ा सा डर भी होता है कि हम आपके यहाँ पे हर वीक विजिट करेंगे और आपका फोन आना चाहिए डेली हमारे पास में, हमें पता चलना चाहिए कि आप लड़की को सही से रख रहे हैं। ये सब चीजें हम करते हैं, एहतियात बरतते हैं। लेकिन अगर ये कोर्ट में चला जाता है तो आपने सही कहा जैसे कि बहुत लंबा केस चलता है, तो उसमें भी फिर हमारा रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि उनको अलग से काउंसलिंग करके उनको कोशिश करते हैं कि कोर्ट में तो ये इतना लंबा चलेगा, आपके इतने पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ये सब कुछ हो जी जाएगा, आप बैठ करके इसको सुलझाइए। अगर ये सुलझ जाता है, क्यों झगड़ा करना है अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, आप लोग बैठ करके अगर इसको सुलझा सकते हैं, आउट ऑफ कोर्ट बैठ के बात करो। अगर आपको समझ आता है तो आप लोग यहीं पे खत्म कर लो इस केस को, क्या जरूरत है इतना आगे बढ़ाने की। तो कई बार इस तरह से भी सुलझ जाती है, लेकिन कई लोग बहुत एडामेंट होते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर डिवोर्स तक बात जाती है। और जब डिवोर्स तक बात जाती है तो लंबी चलती ही है, इजीली नहीं चलती होती है। फिर वो फिर कानून ही करेगा, वो तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा काम तो सिर्फ काउंसलिंग देना, उन्हें समझाना है। और अगर वो नहीं समझते हैं, कोर्ट तक बात चली गई है, पुलिस तक बात चली गई है, तो उसके बाद भी हमारा थोड़ा सा डिफरेंट रोल होकर हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कुछ जो 10 to 12% होते हैं वो नहीं मानते हैं, तो चलता है उनका केस, आगे तक चलता रहता है, डिवोर्स तक बात चलती रहती है। सालों साल तक जी नहीं होता है, डिवोर्स होता ही नहीं है। चल रहा है एक केस ऐसा ही हमारा अभी तक, कोर्ट में केस डाल दिया, अभी तक नहीं हुआ उनका कुछ भी, चल रहा है। तो जी डिप्रेशन में आ गई है लड़की, वो अलग रह रही है, अपने बच्चों को छोड़ रखा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसके साथ में। तो ठीक है, हम काउंसलिंग उसको देते रहते हैं कि डिप्रेशन में मत आओ, करो अपना कुछ ना कुछ, तुम करो अपना अलग रह के, ऐसे ही चलता है। जी जी। जैसे न्यूरोथेरेपी सेंटर देश भर में 5,000 न्यूरोथेरेपी सेंटर चलते हैं, दिल्ली में 50 न्यूरोथेरेपी सेंटर चलते हैं, या जो और भी ऐसे दर्शक हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये सब आपके साथ अगर जुड़े हैं, आपके वॉलंटियर बनकर, आपके एनजीओ के पार्ट बनकर, तो वो कैसे काम कर सकते हैं? आजकल के समाज में जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा विमेन जो होती है, फीमेल्स जो होती हैं, वैसे तो सब में ही है, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और फीमेल्स क्योंकि उनकी बॉडी में इतना ज्यादा चेंजेस आते हैं जब वो बच्ची होती हैं, थोड़ी जी एडल्ट बड़ी होती हैं, तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में डिलीवरी के बाद में उनको वो प्रॉब्लम, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से फटीग रहने लगता है, उनको थकावट होने लगती है, उनको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। और फिर उनका ब्रेन जो है, ये बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन आजकल के समय में चल रहा है इसके हालात को देखते हुए, तो उसके रहते हुए हमारा ये न्यूरोथेरेपी बहुत काम आएगा। उनके ब्रेन को फिट रखने के लिए बहुत काम आएगा। और अगर कोई ऐसे सेशंस हमें करवाने पड़े तो हम जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। जी और आप भी हमें बताइए कि इससे आप हमारे जो फीमेल्स हैं उनके लिए आप क्या करना पसंद करेंगे, आप अपने सेंटर्स में किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं, या कोई जी बच्चा आपके संस्था में जुड़ करके कुछ ट्रेनिंग लेना चाहता है तो आपकी कैसी कैसी ट्रेनिंग्स हैं जो वो कर सकता है और प्रोफेशनल भी बन सकता है, तो आप जी हमें बताइए इसके बारे में। जी, बिल्कुल डेफिनेटली। और न्यूरोथेरेपी भी जो हमारे फाउंडर ऑफ न्यूरोथेरेपी हैं, उनका भी एक उद्देश्य था कि लोग अपने पैरों पे खड़े हों, आत्मनिर्भर बने, और खास तौर से उनका उद्देश्य था कि न्यूरोथेरेपी गांव तक पहुंचे, जहां पर एक आजीविका का साधन बन सके, लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सके। तो उन दोनों ही कंडीशन में हम भी यही कोशिश करते हैं कि देश भर में नए न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार हों, जहां पर महंगी महंगी चिकित्साएं, महंगी महंगी दवाइयां काम नहीं कर पाती हैं, या लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो सिंपल टेक्निक से वो अब न्यूरोथेरेपी के माध्यम से ठीक हो। और इसी को आधार मानकर बहुत छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज भी तैयार करे गए हैं कि अगर किसी को बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, पेट में दर्द है, तो उसको इंस्टेंट हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे रिलीफ दे सकते हैं।
कुछ सिंपल टेक्निक्स थे। तो ऐसे कोर्सेज आपकी संस्था के बच्चों के लिए अगर हम करें और उसमें ऑर्गेनाइज करके उनको सिखाते तो ये बहुत बड़ी हमारी तरफ से भी एक हेल्प होगी, और वो अपने लिए भी कुछ ना कुछ अपने लिए सीख पाएंगे। क्योंकि अगर आपके हाथ में हुनर है तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने की जरूरत है। आप उस हुनर से अपने आप का काम कर सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी सेवा फाउंडेशन तो आपके साथ जुड़कर काम करेगी ही। आपके बच्चों को अगर कहीं पर आत्मनिर्भर बनने की बात है, कहीं अपने पैरों पर खड़े होने की बात है, और जो हेल्थ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्रोफेशनल न्यूरोथेरेपिस्ट का उनका कोर्स कराकर उनको सच में उनके यहाँ पर उनके आत्मनिर्भर उनको बनाने की कोशिश करेंगे। आपके साथ जुड़कर ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे, आपके साथ बातचीत करके इसको कैसे प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो एक हमारे यूट्यूब पर हमारे एक फॉलोअर हैं जो इसको एक आपका कार्यक्रम देखकर उन्होंने कमेंट करा है, हर एक घर में फीमेल की इज्जत करना पारिवारिक शिक्षा प्रणाली में और राजनीतिक लोगों सभी ने दिल से सीखना चाहिए। धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही कहा। बहुत। और राजस्थान से हमारे विजय जी हैं, वो देख रहे हैं, नीरज जी हैं, वो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, हिमाचल से कार्यक्रम को देख रहे हैं इसको, तो काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके इस कार्य को। तो मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि आपकी संस्था से जुड़ने के लिए लोग देश भर में, जैसे मैंने बताया, आगरा से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, हिमाचल से, राजस्थान से देख रहे हैं, एक जम्मू से देख रहे हैं, तो वो लोग कैसे जुड़े, एक बार फिर से इसकी आप जानकारी देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जी, आपका हमारी वेबसाइट पे मेरे नंबर मिल जाएंगे हमारी संस्था के, तो आप वहां से हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारी संस्था की जो वेबसाइट का लिंक है वो है www.reincarnationassociation.org, और हमारी ईमेल है info@reincarnationassociation.org। तो आप हमसे मेल भी कर सकते हैं, आप हमसे कॉल भी कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे भी मैसेज लिख सकते हैं, तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे जरूर, और आपकी जरूर आपको सेवा प्रदान करेंगे। जी, और जैसा कि आपने जानकारी दी और सभी दर्शक इसका नोट भी करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे भी, और आपने बहुत अच्छे 2 मुद्दे जो रखे हैं अपनी संस्था के आधार की, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट, और जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस देश में, इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता का ये 2 चीजें ठीक हो जाए तो हमारा देश सच में सोने की चिड़िया बन सकता है। इन दोनों फील्ड को अगर हम सुधार लें तो मैं जी, तो अंत में, क्योंकि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी भी दी है कि आपकी संस्था कैसे काम करती है, तो लोगों से, समाज से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, ताकि आपका काम कम हो जाए, जो आपकी संस्था काम कर रही है, इतना बड़ा मोटिव लेके चल रही है कि आपकी संस्था का भार कम हो जाए, तो आप समाज से क्या उम्मीद करते हैं? तो मैं ये कहूंगी, एजुकेशन के लिए ईच वन टीच वन वाला मोटो अपनाएं, जो हमारा मोटो है, ईच वन टीच वन। अगर एक इंसान किसी एक इंसान को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लेता है, तो मेरे ख्याल से हमारे देश की जो इलिटरेसी है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, और मेरे ख्याल से शून्य भी हो सकती है। अगर सब मिलकर के, अगर संस्था सबकी हेल्प करना शुरू कर देंगे, अपने आस पड़ोस में देखें, अगर किसी को पढ़ाने के लिए आप एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लें बस, तो एक इंसान एक बच्चे की जिम्मेदारी लेता है। आप इतना पैसा फूकते हो इधर उधर, जाते हो पार्टीज में, जाते हो, कितने कितने पैसे आप एक ही दिन में फूक देते हो। आप सिर्फ 100 रुपए भी अगर आप एक बच्चे पे खर्च करते हैं तो वो बच्चा आराम से पढ़ लिख लेता है। मैं यही कहूंगी कि सब मिल करके एक बच्चे की जिम्मेदारी ले, एक इंसान एक बच्चे की जिम्मेदारी ले, तो आराम से हमारे देश में साक्षरता की जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा हो जाएगा। और औरतों की इज्जत करना सीखें, समाज में औरतों को बेफिक्र होकर के, बेखौफ होकर के घूमने की, उनको निडर बनाएं उनको। और औरतों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपनी इज्जत खुद करना सीखें, और ताकि आपकी भी इज्जत उसी तरह से हो, लोग आपकी इज्जत करें। और लड़कों को मैं ये कहना चाहूंगी, अपने बेटों को ये शिक्षा दें कि अपनी माँ बहनों की इज्जत करें, सभी फीमेल्स की इज्जत करें, और किसी भी तरह का अत्याचार जो है वो बर्दाश्त ना करें किसी के ऊपर भी। और पेरेंट्स के लिए तो मैं यही कहूंगी कि अपनी बेटियों को बोझ ना समझे, उनको कंधा दें, कांधा ना दें। जी, और बहुत अच्छा आप, जी बिल्कुल, डेफिनेटली, अगर आपने जो चीजें बताई हैं, और क्योंकि ये एक व्यक्ति के जिम्मेदारी नहीं है ना, ये एक व्यक्ति कंप्लीट कर सकता है, ना ही कोई संस्था कर सकती है। हम कितनी भी संस्थाएं बना ले, और अगर हमने सोच लिया कि हमें ठीक नहीं होना है, हमें नहीं सुधरना है, तो बहुत सारी संस्थाएं भी कम पड़ जाएंगी, और संस्था को काम तभी कम हो सकता है जब हम अपने आप में सुधार लेकर आ जाएं। बिल्कुल सही। तो अगर इस तरीके से सब लोग, जी जी,
तो ऐसी फील्ड्स हैं जिसका कभी मतलब आपके पास में कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कंप्लीट कर लिया। इसमें इतना वास्ट है, इतनी वास्ट है कि आप करते करते थक जाओगे, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि इसका एंड हो गया है, क्योंकि समाज में बहुत ज्यादा ये केसेस आते हैं। फिर साथ में एजुकेशन से रिलेटेड भी आप जानते ही हो किस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूंगी कि शिक्षा सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को उनके राइट्स के बारे में भी अवेयरनेस देते हो, उनके हक के बारे में कि उनको किस तरह से पढ़ना लिखना जरूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई ही हो, उनको स्किल्स देते हो, उनको अगर हुनर देते हो, उनके हाथ में कुछ ऐसी हुनर दे देते हो, उनको कुछ ऐसा सिखा करके अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा देते हो, वो भी एक किस्म से साक्षरता ही है। आप उनको अपने पैरों पे खड़ा होकर इंडिपेंडेंट बनाना सिखाते हो। एक सर समाज में सर उठा करके जीना अगर आप किसी को सिखाते हो, वो भी साक्षरता में, वो भी एजुकेशन में ही आती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बुकिश नॉलेज दें उनको कि 2+2 कितना होता है या ए से क्या बनता है, ये सब चीजें जरूरी नहीं है। आप उनको अगर उनके ब्रेन में अगर आप ये डाल सकते हैं, अवेयरनेस काफी चीजों की आप उनको दे सकते हैं, उनके राइट्स के बारे में, उनको कहाँ जाकर के किससे कांटेक्ट करना चाहिए, कौन से लोन कहाँ से क्या लेकर के उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं। अगर आप ये सब चीजें भी अवेयर किसी को कराते हैं तो आप एजुकेट ही कर रहे हो उनको। जी। और निश्चित तौर पर जो समाज का ऋण हम सबके ऊपर है, हम थोड़ा थोड़ा का भी अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से सहयोग करेंगे, तो समाज का ऋण भी एक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग प्रकार के माता पिता के ऋण होते हैं, गुरु का ऋण होता है, समाज का भी हमें ऋण है कि हम समाज से भी बहुत कुछ लेते हैं और समाज को देने का भी हमें रखना चाहिए। तो आज आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। जी सविता जी कुछ कह रहे हैं? अपने लिए तो सभी जीते हैं, किसी दूसरे के लिए जी के देखिए, आपको जो खुशी मिलेगी वो आपके लिए असीम होगी। आप देखो दूसरे के चेहरे पे अगर आपकी वजह से स्माइल आती है तो आपको कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया है। तो ये सब मैं सबको कहूंगी, इस अनुभव को जरूर महसूस करें। जब आप किसी को किसी के चेहरे पे अपनी वजह से मुस्कान देखते हैं, इस अनुभव को जरूर महसूस करें, तब आपको पता चलेगा कि आप जब किसी को खुश करते हैं तो कैसा लगता है। जी। और ये सही बात है कि अब दूसरों को खुशी देने में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको कष्ट भी उठाने पड़ेंगे, आपको दिन रात अपना लगाना पड़ेगा, तब जाकर हम किसी दूसरे के चेहरे पर खुशी दे सकते हैं। तो ऐसा कार्य आपकी संस्था कर रही है पिछले 5 साल से, और 20 साल से इस एजुकेशन के फील्ड में है। तो सेवा फाउंडेशन की पूरी तरफ टीम की तरफ से, इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि सेवा फाउंडेशन की टीम भी आपके साथ, जब भी आपको हमारी आवश्यकता लगेगी, हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि आपके साथ मिलकर आपके बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि उनके अंदर एक हुनर आए और हेल्थ से रिलेटेड एक कोर्स करें तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए भी। तो इस तरीके का काम हम भी आपके साथ जुड़कर काम करेंगे। और आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत सारी चीजें हमें बताई कि हमें कंपनी में भी ऐसी पोस्ट होती है जो एक फीमेल के लिए अगर वो कहीं जॉब कर रही है तो वो अपनी शिकायत कर सकती है। जो आपने हमें जानकारी दी, तो इन जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपका बहुत बहुत आभार। और आप हमारे कार्यक्रम में आए, एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा। और जाते जाते क्योंकि जाते जाते ये हमारा कार्यक्रम है स्वस्थ जीवन का आरोग्य सेतु, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे कीवर्ड कुछ पॉइंट्स ऐसे लोगों को बोल के जाएं कि जो उनके दिमाग में क्लिक कर जाए और वो आपको हमेशा याद रखें कि हाँ, हमारे इस स्वस्थ जीवन के आरोग्य सेतु कार्यक्रम में सविता जी आई थी और उन्होंने हमें ये गाइड करा, ताकि वो हमेशा उसको अपनाकर अपने पास रखें। जी सविता जी। मैं तो यही कहूंगी कि ईच वन टीच वन वाला मोटो अपनाएं और फीमेल्स की इज्जत करें और बहुत सारे ऐसे दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश करें। अपने लिए सब जीते हैं, दूसरों के लिए जी के देखिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये आपका जो मेमोरी हुक आपने जो हमें दिया है, ये मेमोरी हुक आपका ये हमें आपकी याद दिलाएगा। और हम बिल्कुल किसी न हर व्यक्ति एक व्यक्ति को जरूर एजुकेट करेगा। और एजुकेट आपने बताया कि सिर्फ पढ़ाने से नहीं है, आप उसे हुनर दीजिए, उसे आत्मनिर्भर बनाइए, उसको क्वालिफाई करिए, उसे क्वालिटी के साथ आदमी को जीना सिखाइए। तो ये भी एक प्रकार की एजुकेशन ही है। जी। और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। बहुत सारे दर्शकों ने और भी सवाल किए हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए ये वैसे ये कार्यक्रम फेसबुक और यूट्यूब पर हमेशा रहेगा। और मैं चाहूंगा आपसे कि इसका लिंक मैं आपको इस कार्यक्रम के बाद में भेजूंगा। जिन लोगों ने आपसे जुड़ने का रिक्वेस्ट भेजी है,
आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, और भी कुछ एक दो क्वेश्चन हैं, आप एक बार उस लिंक को विजिट करना और उनको उनका जवाब जरूर देंगे। जी, और एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए, और मान्या जी का धन्यवाद करता हूँ कि मान्या जी ने आपसे हमें मिलवाया, और मान्या जी की बदौलत हम आप तक पहुंचे और इतनी अच्छी जानकारी और आपकी एनजीओ के बारे में हमें जानकारी मिली। जी, आपका भी धन्यवाद, मान्या जी का भी धन्यवाद हमें बुलाने के लिए और लोगों से रूबरू कराने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, और सभी दर्शकों को बता दूं, हम मिलेंगे इस कार्यक्रम में फिर एक नई शख्सियत के साथ में, नए एक्सपर्ट के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।